एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा राजस्थान बोर्ड का मॉडल पेपर जो कि है हिंदी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और इसी मॉडल पेपर में हम ब्लूप्रिंट को भी समझेंगे क्योंकि वो भी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। तो ब्लूप्रिंट को इतना ज्यादा ये मत सोचो कि हमको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सिर्फ एक समझ रखनी है और आपको उसके अकॉर्डिंग ये समझ के चलना है कि मुझे किस पार्ट को सबसे ज्यादा कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। तो जैसे ही आपका पेपर शुरू होगा तो आपको पहले इस तरह से कुछ फॉर्मेट मिलेगा जिसमें ब्लूप्रिंट बताया गया है। प्रश्न पत्र की योजना है फॉर 10th क्लास, 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और टोटल 80 मार्क्स हैं। ये थोड़ा सा ब्लर में भी हो सकता है आपके लिए, बट इट्स ओके। ठीक है, 80 मार्क्स का है। और यहाँ पर उद्देश्य हेतु, उद्देश्य क्या होता है कि जब पेपर दिया गया है तो उसमें कुछ उद्देश्य होते हैं, ये होते हैं शिक्षण के उद्देश्य। जब आप आगे जब आप बीएड करते हो तब वहां पर आपको इस तरह से किसी भी चीज को पढ़ाया जाता है तो उस मनोविज्ञान बताया जाता है कि भाई एक्चुअल में किस तरह से होना चाहिए बच्चों के हिसाब से। तो उसके अकॉर्डिंग ये 4 उद्देश्य हैं: ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति एंड मौलिकता। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है? मौलिकता का है। अंक भार जो है सबसे ज्यादा 29 जो है इस पर दिए गए हैं। ज्ञान 17 मार्क्स का है, अवबोध 19। अब इसमें होता क्या है? ज्ञान में क्या होता है? जो आपने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड होता है। अवबोध में क्या होता है? अवबोध में आपकी समझ, जैसे कि व्याख्या करना, जिसको आपने कितना समझा है उसके ऊपर होता है। तो जितनी व्याख्याएं होती हैं, सप्रसंग व्याख्याएं, वो अवबोध के अंतर्गत आती हैं। अभिव्यक्ति, जो आपने पढ़ा उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो, उनसे रिलेटेड होता है। मौलिकता, जिसमें आपको कुछ मौलिक यानी कुछ रूल्स जो होते हैं, जो रूल्स पर आते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो जैसे व्याकरण का पार्ट हो गया, वो सब इसके अंदर आता है। क्लियर? तो ये कुछ आपको अंक भार दिए गए। तो सबसे ज्यादा आपको 29 मार्क्स इसमें दिए गए अभिव्यक्ति में, जिसमें आपने जितना पढ़ा है उसको आपने कितना किस तरह से एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड होते हैं। ये परसेंटेज बेस्ड पर है, इस पर हमको इतना जाना नहीं है। उसके बाद आता है प्रश्नों के प्रकार, जो है वो प्रश्न जो अंक बार है उसके अकॉर्डिंग है। वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड जो होते हैं वो कितने हैं? 18 आएंगे और सबका मार्क्स जो है 1-1 होगा। ये परसेंटेज बेस्ड पर है। अति लघुतरात्मक जो है वो 12 आएंगे, वो भी 1-1 मार्क्स के होंगे। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे जिसमें कुछ व्याकरण के होंगे, कुछ आपके लिटरेचर पार्ट के होंगे, ऐसे करके टोटल 12 होंगे। उसके बाद आता है लघुतरात्मक प्रश्न जो कि होंगे 13 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। उसमें भी आपका 1-2 व्याकरण हो सकता है, अदरवाइज पूरा लिटरेचर पार्ट ही है। तो कितने मार्क्स का है? वो 2-2 मार्क्स का है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपके नहीं है। उसके बाद सीधा आ जाता है आपका निबंधात्मक प्रश्न, जो कितने होंगे? 4 होंगे जो 3-3 मार्क्स के होंगे, 3 होंगे जो 4-4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये अंक है प्रति प्रश्न के, ये प्रश्नों की संख्या है। और टोटल कितने प्रश्न होंगे? टोटल आपके 50 प्रश्न होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया इनका वो संभावित समय कि इतने समय में आपको 18 क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट मानते हैं, उसके ऊपर 4 मिनट और इन्होंने डाल दिया है कि कम 4 मिनट चलो आपने पढ़ा, किसी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना लगा, तो एवरेज टाइम इन्होंने निकाला है कि आपको 22 मिनट्स में ये कंप्लीट कर देने हैं 18 क्वेश्चन। जो 12 हैं वो आपको कितने में करने हैं? 27 में कर देने हैं। जो 13 क्वेश्चन है लघुतरात्मक वो आपको 69 मिनट में कर देने हैं और बाकी जो निबंधात्मक है उसके लिए आपको 77 मिनट में कर देना है और टोटल आ जाता है 195। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपको दे रखा है विषय वस्तु का अंक बार। अब टोटल उन्होंने बता दिया है किसमें कितना आएगा। तो देखो, अपठित में जो है आपको 10 मार्क्स का अंक बार है। अपठित गद्यांश जो है वो 10 मार्क्स का है। निबंध जो है वो 4 मार्क्स का है, तो निबंध अच्छे से कर लिया, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। पत्र वो भी आपका 4 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स में पत्र, क्योंकि इसमें ज्यादा ग्रामर का जो लेखन वाला पार्ट है वो इतना ज्यादा नहीं है, जो रिटर्न वाला है वो इतना ज्यादा टफ नहीं है, तो उस चीज का आप फायदा उठा सकते हो। क्योंकि इतना ज्यादा है नहीं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर को ही कंसीडर करना है, उसी पर ही फोकस करना है। क्योंकि देखो, विज्ञापन जिसमें हमारी क्रिएटिविटी है उसमें याद करने वाला कुछ है नहीं, तो आपको बस विज्ञापन अच्छे से बनाना है, अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। तो उसमें कुछ लर्न करने का है नहीं। तो विज्ञापन तो सोच लो आपको लर्न ही नहीं करना है। पत्र हम इतनी बार लर्न कर चुके हैं, लेकिन उसका बस आपको थोड़ा सा फॉर्मेट देखना है, थोड़ा अच्छे से लिखने का सीखना है, तो उसमें भी याद करने का कुछ नहीं है। फिर निबंध इतनी बार लिख चुके हैं, तो निबंध भी कॉमन टॉपिक्स पे रिलेटेड होते हैं, तो वो भी हमको ऐसा याद नहीं करना होगा, बस हमको थोड़ा सा अच्छे से क्रिएटिव होकर के उसको लिखना है। तो ये तीनों पार्ट तो हमको याद करके लिखने वाली चीज तो है ही नहीं,
बचा क्या, ग्रामर, और ग्रामर में भी बहुत कम आती है ग्रामर, यानी बहुत डिटेल में ग्रामर नहीं आती है, व्याकरण बिल्कुल भी डिटेल में नहीं आएगी कि आपसे 10-12 क्वेश्चन ग्रामर के पूछ लेंगे, ऐसा नहीं आएगा। तो ग्रामर भी आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना, बस जैसे कि कुछ परिभाषाओं से रिलेटेड आ सकता है तो उसको ही पढ़ना है, मुहावरे लोकोक्तियां उनको देख लेना, दैट्स इट। उसके बाद आता है जो कि इसके अंदर व्याकरण के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। सबसे ज्यादा जो है वो क्षितिज जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसको अच्छे से करना। आपका लिटरेचर पार्ट अगर आप अच्छे से कर लेते हो, दोनों बुक्स को अगर कंबाइन कर दे तो 46 मार्क्स जो हैं वो आपके इन दोनों के हैं। 10 मार्क्स की आपकी कृतिका में से आएगा और बाकी 36 इसमें, तो 46 ऑलमोस्ट आप देखा जाए तो 80 में से कितना, मतलब 50% से भी ज्यादा जो है आपका सिर्फ इस लिटरेचर पार्ट से आ रहा है। ये 3 क्वेश्चन तो देखो भाई बिल्कुल इसमें तो इतना ज्यादा आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत है नहीं, तो और अपठित वो भी हम खुद से ही करते हैं तो उसमें भी कुछ है नहीं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है लिटरेचर पार्ट पे करना है। आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से अच्छा आंसर लिखना है, लिखने का बहुत सुंदर तरीका होना चाहिए, शब्द सही लिखने हैं, मात्राओं की मिस्टेक नहीं करनी है और आंसर को अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो यही आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। बड़े आगे देखिए, अब आगे इस तरह से ब्लूप्रिंट दे रखा है जिसमें पूरा आपको दे रखा है कि अपठित जो है उसमें ज्ञान से रिलेटेड आपको 6 मिलेंगे, फिर अवबोध से आपको इतने मिलेंगे, तो इतना ज्यादा आपको नहीं जाना है, आपको बस एक बार देख लिया, आपको मेन तो चीजें जो समझनी थी वो सिर्फ यही समझनी थी कि किस में क्या क्या करना है, तो इतना ज्यादा ब्लूप्रिंट पे आप नहीं जाना। क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, बस आपको उसमें अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आप आराम से कर लोगे, और मार्क्स के अकॉर्डिंग तो पता चल ही जाता है कि किस में कितना लिखना होता है, वरना मैं अभी बता भी दूंगी कि कितना लिख सकते हो आप। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। यहां से शुरू होता है हमारा प्रश्न पत्र, फटाफट से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। सामान्य निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र का नामांकन अनिवार्यतः लिखें, उसके बाद सभी प्रश्न आपको करने ही हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में करना है, कोई ओएमआर शीट टाइप का कुछ नहीं मिलेगा, सारा उत्तर पुस्तिका में ही करना है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के प्रश्न के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं, मतलब जिस भी खंड का जो भी बात चल रहा है, जैसे खंड जो भी चल रहा है तो उस खंड के क्वेश्चन आपको उसी में ही लिखने हैं। ऐसा मत करना कि एक खंड का आंसर दूसरे खंड में जाकर के लिख दो कि यार इसका तो मुझे आ नहीं रहा, चलो बाद में लिख देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो स्पेस छोड़ दो, लेकिन वहीं उसी खंड में लिखना, किसी और खंड में जाकर के उसका आंसर मत लिखना, वो चेक भी नहीं होगा, ना ही उसका ढंग से आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। प्रश्नों का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक जरूर लिखें, किस क्वेश्चन को लिख रहे हो उसका नंबर जरूर लिखना, तभी आप उस चीज को सही से कर पाओगे। प्रश्न संख्या 17, 18, 19, 20, 22 और 23 आंतरिक विकल्प हैं, इनमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो जो आपको सही लगता है वो आपको लिखना है। चले बड़े आगे, तो देखिए, देखो सबसे पहले पाठ्यक्रम दे रखा है, हिंदी कोड जो भी सब कुछ दे रखा है, खंड अ। अब जो खंड दे रखा है आपको पहले अपनी आंसर शीट में खंड अ लिखना है, उसके बाद आप उसके प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है, आप पढ़िए, उसके बाद आप अपने एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो होंगे उनको देखिएगा। चलिए, या फिर इसको बाद में पढ़ना, पहले एमसीक्यूज देख लेते, तो एमसीक्यूज देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो ये तो हमको पढ़ने से ही पता चलेगा। प्रसाद जी संबंधित हैं किससे, सुगनी साहू घराने से, कलवार घराने से, ठाकुर घराने से या हालदार घराने से, पता नहीं, देखेंगे। तो ये अगर एमसीक्यूज बेस्ड है तो हो सकता है शायद हमको क्या पढ़ना पड़े, पहले गद्यांश पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर जब डिटेल में लिखना होता है तब हमको मतलब पहले क्वेश्चन देख लेना चाहिए, लेकिन एमसीक्यूज बेस्ड है तो हमको पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ना होगा। तो पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी काशी के सुंघनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे। यह घराना अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था, पर घर में ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे, उनकी समस्त रचनाओं में उनका कवि हृदय झलकता है। उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी। उनकी विधानी कृतित्व की क्षमता का परिचय झरना के प्रकाशन से सांकेतिक रूप से मिलता है। झरना जो है इनकी कृति है, जिससे आपको उनकी विधानी का जो कृतित्व का जो मेन उनका जो फोकस आपको मिलता है वो झरना से मिलता है। जहां तक छायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है,
प्रसाद जी ने उसका बीजारोपण जो है झरना से किया था। मतलब छायावाद के कवि थे ना, तो वहां उनकी शुरुआत किस वाली रचना से हुई थी? उसका जो बीजारोपण, जो उसका बीज रोपित हुआ था, मतलब जहां से शुरुआत हुई थी, वो था कौन सा रचना उनका? झरना। झरना के पश्चात आंसू का प्रकाशन जो है काव्य के क्षेत्र में हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी घटना है। मतलब झरना के बाद उनकी कौन सी आई थी? आंसू आई थी। तो यहां से हमको रचना भी पता चल गई किनकी? जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए बढ़ते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? छायावाद, सरस गीत, जयशंकर प्रसाद या फिर झरना? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके बारे में बात की जा रही है? जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसाद जी संबंधित थे सुंघनी साहू घराने से, कलावार घराने से, ठाकुर घराने से या हालदार घराने से? तो अभी भी हमने पढ़ा था सुंघनी साहू घराने से, और ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये रहा। और हर जगह जयशंकर प्रसाद के बारे में ही बात चल रही है, तो इनका जो गद्यांश का शीर्षक है वो भी क्या होना चाहिए? जयशंकर प्रसाद जी। प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? तो आइए देखते हैं। तो उन्होंने संस्कृत सब कुछ था उनका। ठीक है। क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़े थे। घर में संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे। उनकी समस्त रचनाओं में उनका कवि हृदय झलकता है। उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी थी। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। तो यहां पे आ जाएगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? आंसू है? हाँ है। लहर गीत तो हमने पढ़ा नहीं। विधानी का कृतित्व करके ऐसा बोला था, उनकी कोई रचना नहीं है वो। और झरना संगीत नहीं, झरना था सिर्फ, संगीत नहीं था, तो ये भी नहीं। सो राइट आंसर इज आंसू। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो झरना है यहां पर भी, हमने झरना यहां भी देखा, लेकिन झरना संगीत नहीं लिखा था ना, सिर्फ झरना है। तो उन्होंने ऑप्शन में थोड़ा सा हेर बदल कर दिया। तो आपको शायद देखते ही झरना सोच के आप खुद सोचा अरे हाँ शायद झरना एक संगीत होगा भी, पता नहीं। लेकिन अभी तो हमको अनसीन पैसेज में, अनसीन पैसेज का मीनिंग क्या होता है? अनसीन पैसेज का मीनिंग यही होता है जो आपके सामने है, आपको उसी को ही राइट मान करके लिखना है। हम जयशंकर प्रसाद की हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है ही, हमने पढ़ भी रखा है उनके जीवन परिचय के बारे में। तो झरना हमको पता है कि हाँ यार झरना तो है, लेकिन अभी यहाँ पे संगीत जो है वो मेंशन किया हुआ है, उधर संगीत मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हमको भी नहीं लेना है, हमको अपना अभी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। हमको ऐसा लगना है कि अपठित है, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम आंसर्स लगाएंगे। तो अ इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना से किया? तो बीजारोपण किस रचना से किया? अभी हमने पढ़ा था, उन्होंने उसका बीजारोपण झरना में ही किया। किसमें किया? झरना में। सो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर झरना। ठीक है, बाकी तो ऑप्शंस है ही नहीं। सो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा 5 क्वेश्चन, यानी कि अपठित गद्यांश के 5 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक अपठित गद्यांश अच्छे से करने से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ध्यान से पढ़ना है, अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग नहीं लेना है, जो ऑप्शन में दे रखा है उसी से ही आपको राइट आंसर निकालना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित अपठित काव्यांश। अब काव्यांश मिलेगा, उसको पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, जो कि 6 से 10 तक होंगे। तो आ गया ना अपठित गद्यांश का 5 वो था, 5 ये टोटल कितने हो गए? 10 हो जाएंगे। सो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। तो यहां पर ये अपठित पद्यांश है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बताओ। तो आपको ये क्वेश्चन तो कॉमन मिलेगा ही, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, उपयुक्त शीर्षक पूछा जाएगा। तो अच्छे से पढ़ के सही सेलेक्टेड शीर्षक आपको निकालना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो क्या है, जगह की अनिश्चितता कहाँ है, पथ की पहचान कहाँ है, यात्रा कहाँ है, या फूल और कांटे कहाँ है। तो पथ की पहचान करने के लिए कहा है बटोही को। सो ब इज अ राइट आंसर। बटोही शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पथिक होता है, मजदूर होता है, नाविक होता है, बाट जोहने वाला होता है। तो बटोही मतलब होता है पथिक। ठीक है, जो रास्ते पर चलने वाला जो पथिक है, राहगीर है, उसको कहा जाता है। तो अ इज अ राइट आंसर। सुमन, सुमन का मतलब क्या होता है? फूल, और इसके पर्यायवाची आपको बताने हैं। कुसुम होता है? हाँ होता है। अनल नभ होता है? नहीं। मंजरी द्रग और निर्जन होता है? नहीं।
फूल पुष्प प्रसून होता है, हाँ, फूल के पर्यायवाची जो हैं वो यही होते हैं। सो स इज अ राइट आंसर। उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? शब्द शक्ति, तो कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? वो प्रयोग किया गया है अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, या कोई भी नहीं है। तो यहां पर जो शक्ति है वो कौन सी है? लक्षणा है, क्योंकि इसमें लक्षणों के आधार पर, किसी के व्यवहार के आधार पर किसी की बात की गई है। तो यहां से ब इज अ राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के शर का अर्थ क्या है? कंटकों के शर मतलब कांटे मिलेंगे, तो क्या सुख कांटे होंगे तो क्या होगा? सुख थोड़ी होगा, दुखी होगा। तो दुख होगा, सुख होगा, रेगिस्तान होगा, या फिर बगीचा होगा, तो दुख होगा। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा एक और क्या गद्यांश, सॉरी एक और अपठित पद्यांश। तो 5 मार्क्स का वो था, 5 मार्क्स का ये है, सब में 1-1 मार्क्स आपको गिवन है। यहां पर कंप्लीट हो गया। तो देखो यहां से एक आपको ग्रामर का मिला, दूसरा आपको ग्रामर का मिला, 2 आपको ग्रामर के ही मिल गए, 3 आपको इसके गद्यांश इस पद्यांश से रिलेटेड मिल गए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपको 2 क्वेश्चंस और मिलेंगे जो कि आपकी पुस्तक में से ही होंगे। तो सबसे पहले दे रखा है उन्मेष शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्रकाश होता है, दीप्ति होता है, उजाला होता है, या उपयुक्त सभी होता है। तो उन्मेष का अर्थ होता है उजाला। सो यहां से प्रकाश भी सही है, इसका मतलब भी प्रकाश ही होता है, उजाला ही होता है, और इसका मतलब यही होता है। तो द इज द राइट आंसर, मतलब ये सभी इसी के आंसर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी कैसी कहानी है? व्यंग्यात्मक है, संस्मरणात्मक है, ऐतिहासिक है, या बाल मनोवैज्ञानिक है? तो बाल, बच्चों वाली कोई तो चीज थी नहीं इसमें। संस्मरणात्मक, जिसमें हम किसी चीजों की यादें करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी नहीं थी। इतिहास से रिलेटेड लग सकता है, या व्यंग्यात्मक। तो दोनों में से सही कौन सा होगा? सही होगा व्यंग्यात्मक, क्योंकि यहां पर व्यंग्य के आधार पर इस कहानी को दिखाया गया है, जिसमें व्यंग किया गया है किन के ऊपर? हमारी मानसिकता के ऊपर, कि हम हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं, आजाद होने के बाद भी अंग्रेजों के गुलाम बन के मतलब चल रहे हैं, कि उनके हिसाब से करते कि भी रानी आने वाली थी और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। तो उस चीज के लिए हम बार बार मतलब उस चीज को कवर करने के लिए हम दिखा रहे थे। तो ये कैसी है? व्यंग्यात्मक है। तो अ इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन जो कि आपके एमसीक्यूज बेस्ड हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या क्या है। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये है आपका प्रश्न नंबर 2। अभी खंड हमारा जो चल रहा है वो अ ही चल रहा है, और उसमें अब आ रहा है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपको कुछ रिक्त स्थानों को कंप्लीट करना होगा। गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा का बोध कराते। तो गाय, आदमी, पुस्तक ये सब क्या है? ये नॉर्मल है, यानी कि व्यक्तिवाचक तो है नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आता है जिस सर्वनाम का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिसको प्रश्न के लिए करेंगे, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अविकारी शब्द डैश शब्द भी कहलाते हैं। तो अविकारी शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द भी कहते हैं। तो उन्हें अव्यय शब्द भी कहते हैं। अनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अनुज शब्द में उपसर्ग है अनु। अनु जमा ज अनुज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द कौन सा शब्द होगा? तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किससे क्वेश्चन है? प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मानवता में मूल शब्द होगा मानव। ठीक है, कैसा होगा ये? मानव जमाता मानवता। ठीक है, मनुष्य जमाता मनुष्यता। तो यहां पर मूल शब्द क्या है? मानव। कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन आपके इसमें फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड आएंगे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या दिया है? प्रश्न नंबर 3 दिया है निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक
प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। 20 शब्दों में लिखना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है आपको कम से कम 3 लाइन्स लिखनी है। 3 तो लिखनी ही लिखनी है, ये आप खुद से सोच के चलना। अब क्या कर सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा चीज डाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखिए। तीसरा है काट का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो ये ग्रामर का आ गया, ये भी ग्रामर है, ये भी ग्रामर, ये भी ग्रामर है। जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग करिए। तो मतलब लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, यतेंद्र मिश्र का जन्म कब और कहां हुआ, तो ये यहां से लिटरेचर पार्ट शुरू हो जाता है। तो आपके 4 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से रिलेटेड है और 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है। कैसे करोगे मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। देखो फर्स्ट प्रश्न जो है, ध्यान देना, मैं देखो क्या करवा रही हूं, मैं करवाने वाली हूं जो हम कॉमन चीजें कर देते हैं और क्या क्या चलता है हमारे दिमाग में। अब देखो जब हम पहले उत्तर लिखते हैं 1 नंबर, तो इस तरह से आपको 1 नंबर लिखना है और अपना आंसर लिखना है। अगर आपको फर्स्ट का आंसर आता है तो लिख दो, नहीं आता है तो फिर बीच में स्पेस छोड़ देना। पर उसको ऐसे मत करना कि इसका उत्तर दूसरे खंड में जाकर के लिखोगे, अगर अभी नहीं आ रहा तो बाद में आ रहा है, तो ये चीज नहीं करनी है। तो उत्तर नंबर 1 लिखा, व्यंजन संधि की परिभाषा। लिखने का तरीका बता रही हूँ कि कैसे लिखना है। यार मैं फ्रेम में से बाहर निकल रही हूँ, थोड़ा सा आगे आके लिख लेती हूँ। ठीक है, यहां से लिखते हैं। उत्तर 1, ठीक है, ऐसे लिखना, उत्तर लिखना और उसमें जो नंबर 1 लिख रहे हो तो उसको लिखना। अब आपको लिखना है व्यंजन संधि। तो किस तरह से प्रेजेंट करना है अपने आंसर को, तो लिखना व्यंजन संधि की परिभाषा। आप तो ब्लू पेन यूज करोगे। ठीक है, अब जहां पर यूं लिखोगे उसको इस तरह से यूं डबल लाइन करना। ठीक है, अब आप परिभाषा लिखना शुरू करना। क्या लिखेंगे, किसी व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, आप इस तरह से परिभाषा लिख दोगे। राइट, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम आंसर को क्लोज कर देंगे और दूसरा आंसर लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हो ना, कि भाई लगे कि भाई अगर ये 1 मार्क्स का है तो मुझे 1 मार्क्स ही मिले, तो एक छोटी सी चीज और कर देना जो कि पूछी नहीं गई है, लेकिन आप अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से वो चीज कर देना। अगर आपको लगता है कि यहाँ जरूरी है और 2 सेकंड में मेरे को आता है किसी चीज के बारे में, तो ऐसे मत सोचना कि यार इसमें तो 20 शब्द बोले तो बस इतना ठीक है ना, और इसमें पूछा भी नहीं है तो मुझे नहीं। आप एक छोटा सा उदाहरण लिख देना इसका। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपको थोड़ा अच्छा दिखाएगा और जो एग्जामिनर होगा वो भी, यानी जो चेक करने वाला होगा वो भी इस चीज को देखेगा कि बच्चे को ये पता है कि परिभाषा क्या है, लेकिन उसने उसके बारे में एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी है। तो सामने वाले के लिए, आपके लिए एक समझ बन जाएगी कि हाँ ये एक आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करना जानता है। तो वो चीज आपको करनी। तो 2 सेकंड लगेंगे ज्यादा, अगर आपको आता है, गलत नहीं लिखना है, अगर आपको आता है तो वो चीज स्पेशल डाल दो। 2 सेकंड का टाइम लगेगा। अब आप इसमें जैसे में उदाहरण लिख दो, कोई भी, जैसे लिख दिया उल्लंघन उत्जमा
उल्लंघन। ठीक है, इस तरह से लिख दो। एक उदाहरण कुछ भी, अभी इसमें इस क्वेश्चन पेपर में भी आया है उन्मेष, वो भी व्यंजन संधि का है, वागीश, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये हो गया प्रश्न पहले का उत्तर। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण कैसे लिख सकते हो, तो देखो तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण लिख देना, और वो लिख देना कुछ इस तरह से। मैं यहीं पर ही इनके आंसर लिख देती हूँ। ठीक है, तो उत्तर 2 यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे लिखना उदाहरण, 1 नंबर डालना, जैसे आपने लिखा देशभक्ति। होता क्या है पहले तो आपको पता ही है कि जिसमें विभक्तियों से रिलेटेड होता है ना, तो इसका आपको विग्रह भी करना है, देश के लिए भक्ति। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देशभक्ति के लिए, देश के लिए भक्ति। एक और लिख सकते हो, क्या लिखोगे, रसोई घर। अरे यार, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो इस तरह से आपको उदाहरण लिखना है। अब आप इसमें और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, यहां लिख सकते हो समस्त पद, यहां लिख सकते हो समास विग्रह, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको प्रेजेंट करने का एक है, और जो सामने वाला होगा वो आपको 1 मार्क्स दे देगा, कट तो कहीं करेगा ही नहीं। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इन चीजों का फायदा आपको आगे के क्वेश्चंस में होगा, जहां पर आप आंसर्स लिखोगे तो एक चेक करने वाले के दिमाग में एक इमेज बन जाएगी आपके लिए कि आप आंसर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो। तो अगर कहीं कच्चा पक्का भी आता है तो वो चीज इग्नोर हो जाती है। इस तरह से अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करते हो अपने आंसर्स को, तो वो एक सामने वाले के लिए बन जाती है कि हाँ ये अच्छे से ही एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है काठ का उल्लू होना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो लिख देना काठ का उल्लू। अब उत्तर नंबर 3 लिखना, काठ का उल्लू होना। अब अर्थ लिख देना मूर्ख, मूर्ख या अज्ञानी होना। अब आप इसमें अगर चाहो तो एक छोटा सा वाक्य लिख देना, चाहो तो। अगर आता है अच्छे से तो लिख सकते हो, वरना स्किप कर देना, इतना भी ठीक है। जितना पूछा है उतना तो लिखा ही है। नेक्स्ट है जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग करो। अब जैसी करनी वैसी भरनी की लोकोक्ति का इसने बोला है वाक्य प्रयोग करो। कहीं पर इसने अर्थ लिखा है कि इसका अर्थ लिख करके फिर वाक्य प्रयोग करो, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस चीज को खुद से ही करेंगे कि इसका अर्थ भी लिखेंगे और फिर इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, क्योंकि सामने वाले को पता भी तो चले कि जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे इसका अर्थ लिखोगे तो लिख देना जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थ लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अर्थ क्या है, कर्म के अनुसार कर्म के अनुसार फल प्राप्त होना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग करोगे तो वाक्य प्रयोग क्या करोगे, जैसे लिख देना सुनीता ने गीता को धक्का दिया और कुछ देर बाद सुनीता का ही पैर मुड़ गया। ठीक है, चलते चलते सुनीता का पैर मुड़ गया। ये तो वही बात हुई जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस तरह से आप अपना वाक्य प्रयोग कर सकते हो। तो वाक्य प्रयोग करने के लिए आप अर्थ जरूर लिख देना, फिर आप वाक्य प्रयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसी तरह से जो ये मुहावरा है इसमें भी आप यही करना, मुहावरे का अर्थ अगर पूछा है तो अर्थ लिखो, आप एक वाक्य प्रयोग भी कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहां हुआ। तो लिखिए जन्म कब और कहां हुआ, तो लिखना यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। अब एक्स्ट्रा कुछ पूछा ही नहीं है,
और एक्स्ट्रा अगर हमको नहीं भी पता है तो यहाँ से बस लेना यतीन्द्र मिश्र का जन्म, यहाँ तक लिखने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। तो स्त्री शिक्षा से रिलेटेड उन्होंने क्या तर्क दिए थे, आगे हम डिटेल में इनके आंसर देखना शुरू करते हैं। ये भर भी गया है, अब इसमें कहाँ घुसाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगा बच्चे की तदुन्नतित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। ये सारा लिटरेचर पार्ट से है आपका। गिरिजा कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। संगतकार कविता किसके महत्व का विचार करती है, वो बताना है, किसके महत्व पर विचार करती है। भदंत आनंद कौशल्यायन ने सभ्यता को किसका परिणाम माना है। रानी आए और नाक न हो पंक्ति में किसकी नाक न होने की बात कही है, तो ये हो गया है जॉर्ज पंचम की नाक वाले में से। आगे किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं और मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर आपको इसको बताना है। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से आंसर्स। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या है, तो उन्होंने यानी कि कवि ने जो जिसके बारे में कहा है स्त्री शिक्षा के बारे में, तो उन्होंने ये तर्क दिया है कि यदि स्त्री शिक्षा से अनर्थ होता तो पुरुष द्वारा किए गए अनर्थ भी उसी शिक्षा के परिणाम होने चाहिए थे, जैसे चोरी करना, डाका डालना, हत्या करना, घूस लेना, ये सब चीजें भी होनी चाहिए। तो ये सभी काम जो है गलत काम के कारण शिक्षा नहीं है, बल्कि ये तो क्या है, मानव जो है वो प्रकृति पर आधारित होता है, उसके अनुसार ये चीज करता है, तो शिक्षा का इसमें कोई रोल नहीं है। अतः हमें स्त्री शिक्षा का समर्थन करना चाहिए। भाई अगर हम कहते हैं कि भाई स्त्री शिक्षा जरूरी नहीं क्योंकि उससे गलत चीजें होंगी, तो भाई पुरुष तो पहले से ही ऑलरेडी शिक्षित है, फिर भी वो ये सारे काम कर रहे हैं, चोरी करना, डाका डाला, तो फिर शिक्षा का तो इसमें रोल ही नहीं है। इसमें सारा रोल किसका है, हमारी प्रकृति का है, हमारे आसपास की चीजों का है, उसी के आधार पर लोग किस तरह से चीजें करते हैं, तो उसमें शिक्षा का कोई रोल नहीं है। तो जब शिक्षा का कोई रोल नहीं है तो फिर स्त्रियों को भी शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन क्या था एक बार देख लीजिए। बच्चे की तदुन्नतित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उनके मन पर यह प्रभाव पड़ा कि भाई बच्चे के लिए क्या बताया था, उन्होंने बोला था कि जीवित को भी वो मृत को में भी जान डाल देता है एक बच्चे की मुस्कान। तो वही चीज है, बच्चे की तदुन्नतित मुस्कान का कवि के मन पर बहुत ही अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने क्या बताया है कि कवि को बच्चों की मुस्कान बहुत ही मनमोहक लगती है और ऐसा लगता है कि मृत शरीर में भी क्या दे दिए है, प्राण दे दिए हैं। तो इनको आपको कम से कम कितना 3 to 4 लाइन्स में आपको इनके आंसर्स लिखने ही लिखने हैं, मतलब 4 लाइन्स तो आप लिख ही देना बेशक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहा है कि गिरिजा कुमार की रचना बतानी, तो मैंने 4 लिख दिया, आपको कोई भी 2 लिखनी है। तो नाश और निर्माण एक ये इनकी रचना है, धूप के दान, शिलापंख चमकीले और भीतरी नदी की यात्रा ये काव्य संग्रह है। तो इस तरह से कुछ उनकी रचनाएं हैं, उनमें से कोई भी आपको 2 लिखनी है। नेक्स्ट आता है संगतकार का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो संगतकार जो है कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाला होता है और उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उसी पर ही विचार डाला गया है, उसी से रिलेटेड इसमें बताया गया है कि एक संगतकार की एक गायन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 के तरफ। उत्तर 10 क्या है, उत्तर 10 प्रश्न देख लेते एक बार। भदंत आनंद कौशल्यायन ने सभ्यता को किसका परिणाम माना है। तो उन्होंने सभ्यता को किसका परिणाम माना है, वह सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हैं। जो सभ्यता है वो कहां से आती है, संस्कृति से ही होती है। कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, मतलब मानव की संस्कृति को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है कि जो लोग संस्कृति का बंटवारा करते हैं उन पर उनको आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह ना सभ्यता है और ना ही संस्कृति। उनके मन में क्या है, उनके अनुसार कि जो चीज मनुष्य का कल्याण ना करे तो ना तो वो एक संस्कृति होती है ना ही वो एक सभ्यता है, क्योंकि संस्कृति से ही हमको सभ्यता आती है कि हाँ अच्छा ये चीज हमको, मतलब यही चीज हमारे अंदर आती है कि हाँ ये हमारी संस्कृति है, हमको इसको हमेशा आगे बढ़ते चलते रहना है। तो ये उसी चैप्टर से है, संस्कृति वाले चैप्टर से। सो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये क्या है, संस्कृति को बताया कि भाई वो एक अविभाज्य होती है, कभी उसको विभाजित नहीं किया जा सकता और जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है। नेक्स्ट है जो नाक वाली बात है रानी के लिए, यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है और कहा है कि जो रानी एलिजाबेथ जो थी अपने पति के साथ भारत के दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके पर जॉर्ज पंचम की नाक का न होना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था और यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगाई जाती तो ब्रिटिश सरकार जो है वो नाराज हो जाएगी और इसी डर से जो है वो रानी जो ये लाइन कही गई थी कि रानी है पर वो रानी जो है आ रही हैं लेकिन नाक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा अगे जी के बारे में। तो अगे जी किस विषय के विद्यार्थी थे, तो वो विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं
और उनकी नियमित शिक्षा भी उसी विषय में हुई थी। अणु क्या होता है, कैसे वह रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उसी सीढ़ी तक पहुंचे जहां पर अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सबका पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान जो था उन्हें बहुत ही अच्छे से था। तो आप चाहें तो अपने आंसर को सिर्फ यहां तक भी एंड कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा उसके बारे में नहीं पता है तो एक दो लाइन और लिख सकते हैं या फिर सीधा ये वाली लाइन लिख सकते हैं, इन सबका पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान जो था अज्ञे जी को बहुत ही अच्छे से था। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 12। तो ये 1 मार्क्स के थे। बढ़ते हैं हम आगे। अब यहां से आता है खंड ब। तो खंड अ में सारे के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, फिर चाहे वो अपठित गद्यांश हो, अपठित पद्यांश हो, रिक्त स्थान हो या फिर 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस हो, वो सारे 1-1 मार्क्स में थे और वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो किसी में कोई चॉइस नहीं थी, सारे के सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य थे और हमने सारे के सारे समझ भी लिए। तो वो खंड अ था, उसको आपको खंड अ में ही सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, उसको ब में मिक्स नहीं करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ से खंड ब। तो जब आप नए आंसर्स लिखोगे ना कि भाई अब खंड दूसरा शुरू करते हो, तो उसको नए पेज से शुरू कर देना। जहां पर आपका जो आंसर कंप्लीट होता है खंड अ का, जब आप खंड ब लिखोगे तो जैसे आपका ये मान लो ये आपका आंसर शीट है, ये 2 पार्ट है ना, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है। अब आपका यहाँ आंसर कंप्लीट होता है, फॉर एग्जांपल यही कंप्लीट हो गया। अब इतना सारा पेज बचा है, आप इसको छोड़ दो। आप यहां से शुरू करना खंड ब, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना खंड ब, फिर उत्तर नंबर डाल के स्टार्ट करना आगे से प्रश्न नंबर 4 ऐसे करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले दे रखा है माता का आंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। तो बच्चे की किस विशेषता का पता चलता है कि भाई बच्चे जो हैं चाहे कितना भी किसी के साथ भी हो, लेकिन जब दुख का समय आता है तो उन्हें सबसे पहले अपनी माँ की याद आती है, माँ के आंचल में ही उनको सुकून मिलता है। ठीक है, दूसरा है शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, इन पताकाओं का क्या महत्व बताया गया है। साना साना हाथ जोड़ी से आपको इसके बारे में बताना है कि वो बताया गया था 108 जो है वो पताकाएं लगाई जाती हैं जब भी कोई जो प्रसिद्ध बुद्धिस्ट होता है उसकी मृत्यु पर 108 लगाई जाती है जिसमें मंत्र लिखे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दुलारी का परिचय टुन्नू से कहाँ और कैसे हुआ था, उससे रिलेटेड चैप्टर है ये। उससे क्वेश्चन है काल के आधार पर क्रिया के भेदों के उदाहरण सहित आपको समझाना है। गोपियों ने उधो को बड़भागी क्यों बताया है। बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाए थे। ये तदुनतित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से आपको कुछ मूल ग्रामर से रिलेटेड है, कुछ पद्यांश से है, कुछ गद्यांश से। ये आपका ग्रामर से रिलेटेड है, मैं आपको इसका यहीं पर ही आंसर बता देती हूँ क्या लिखोगे। देखो काल के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, वर्तमानकालीन क्रिया, ठीक है, भूतकालीन क्रिया और भविष्यकालीन क्रिया। अब वर्तमान में आप वर्तमान से रिलेटेड जहां पर जिससे वर्तमान से रिलेटेड चीजों की क्रियाओं का बोध हो उसे वर्तमानकालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे आप वर्तमान लिख देना, वह खाता है पीता है, ऐसे कोई भी एक वाक्य लिख देना। फिर आता है भूतकालीन, तो भूतकालीन जिसमें भूतकाल की क्रियाओं का, जिसमें भूतकाल में किसी काम का होना दिखाया जाता है वो भूतकालीन क्रियाएं होती हैं। लिख देना वह गया है, वह आएगा, वह गया है, नहीं वह गया, ठीक है, वह ऐसे लिख देना जिसमें आपका भूतकाल से रिलेटेड हो। भविष्यकाल जिसमें भविष्य के संबंध में क्रियाओं का होना दिखाया जाता है, जैसे वह आज आएगा, तो ये हो गया आपका भविष्य। तो इस तरह से आपको तीनों के उदाहरण भी लिखने हैं, उनकी परिभाषाएं लिखनी है और ये बन जाएगा आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। बाकी सारे प्रश्न जो है वो हम करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो आपको पूरी जितनी भी कविताएं हैं ना उनका आपको मूल भाव समझ के रखना है कि इसमें क्या बताया गया। तो देखो क्योंकि यहाँ पर भी छाया मत छूना से रिलेटेड आया है, यहाँ तदुनतित मुस्कान से रिलेटेड आया है, तो जितने भी आपके पद्यांश वाली चीजें हैं उन सभी की कविताओं का मूल भाव जरूर समझ के रखना कि इसमें किसके बारे में बताया है, इसमें हमको क्या सीखने को मिला है, क्योंकि वहां से आप डायरेक्ट आंसर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फिर चाहे वो उसमें किसी भी तरह से घूम के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से उसे कर पाओगे। नेक्स्ट आता है काशी संस्कृति की पाठशाला है क्यों, नौबत खान इबादत के आधार पर आपको बताना है। संस्कृति क्या है अपने शब्दों में बताना है। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं, उक्त कथन को पाठ के अंतर्गत आए उदाहरण द्वारा समझाना है। फिर आता है सूरदास जी का आपको जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखना है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय एवं कृतित्व जो है वो संक्षेप में लिखना है। ठीक है, तो 2-2 मार्क्स में एक आपका लेखक से रिलेटेड आएगा, एक आपका कवि से रिलेटेड आएगा। ओके, तो ये लेखक, ये हो गए कवि।
तो शुरू करते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर देखना। सबसे पहला प्रश्न जो था, मतलब प्रश्न नंबर 4 जो था, उसका उत्तर है, इस पाठ से पता चलता है कि बच्चे अपने सुख दुख को मन में ही रखते हैं। वे दुखी होते हैं तो उसे रोज चिल्लाकर प्रकट कर देते हैं। प्रश्न होते हैं तो हंसी खुशी के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं। आप इसमें चाहें तो माता वाली चीज भी लाइन लिखेंगे कि भाई जब बच्चे जो होते हैं, जब उनको कष्ट होता है तो सबसे पहले उनको माँ के आंचल की याद आती है, वहीं पर उनको सुकून की प्राप्ति होती है। ये 2-3 लाइनें आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि 2 मार्क्स का मैम कितना लिखें, तो आपको कम से कम जो आपका पेपर है, जो आपकी आंसर शीट है, उसको कम से कम 1 मतलब हाफ पेज से ज्यादा लिखना है, 3/4 लिख देना, ठीक है। नहीं तो हाफ तो लिखना ही लिखना है, ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए। सॉरी, क्या बोल रही हूँ, हाँ, हाफ तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, 3/4 भी लिख सकते हो, मतलब थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो अपने आंसर को। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। शांति और अहिंसा की प्रतीक की पताकाएं जो हैं, जिन पर क्या होते हैं, मंत्र लिखे होते हैं। ये सारी चीजें किसने बताया था? नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, और जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर के दूर क्या करते हैं, किसी जगह पर पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं, श्वेत पताकाएं लिखी जाती है, जिन पर क्या लिखे होते हैं, मंत्र लिखे होते हैं, ठीक है। ये मंत्र वाली बात तो यहाँ पर है ही। तो इस तरह से प्रश्न उत्तर 5 भी हो गया। नेक्स्ट आता है 6। टुन्नू व दुलारी का परिचय भादों में तीज के अवसर पर खोजवा बाजार में हुआ था, जहां वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खासा नाम था। उससे पद्य में भी सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी, ठीक है। तो दुलारी जो थी वो बहुत अच्छे से गा लेती थी और वो सवाल जवाब कर पाती थी गानों के माध्यम से, उसी के बारे में है। प्रश्न नंबर 7। गोपियों ने उद्धव को इसीलिए बड़भागी बताया है क्योंकि उद्धव जो थे वो श्री कृष्ण के प्रेम से दूर थे, जबकि वो श्री कृष्ण के साथ ही रहते थे। उन्हें कृष्ण का प्रेम अपने बंधन में न बांध सका। ऐसे में उद्धव को प्रेम की वैसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ी रही थी जैसे कि गोपियों को झेलनी पड़ती। भाई गोपियां जो थी उनके साथ ही, फिर जब उनसे उनका विरह हो जाता है तो वो उनको वेदना की तरह लगता था। लेकिन उद्धव के लिए वो बड़भागी कह रही थी कि तुम जो हो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके साथ तुम्हें इस तरह की चीजें जो हैं फील नहीं आती हैं, तो ये तुम बहुत ही बड़े बड़भागी हो क्योंकि तुम कृष्ण के साथ ही रहते हो। हम कृष्ण से बिछड़ चुके हैं लेकिन तुम कृष्ण के साथ रहते हो, तो वो बहुत ही बड़ी चीज है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। वे कबीर को अपना साहब मानते थे। वे कबीर के पदों को गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे, और वे सभी से खरा व्यवहार रखते थे और 2 टुक बात करने पर कोई संकोच नहीं करते थे, ना ही किसी से झगड़ते थे। ये क्या है? प्रश्न उत्तर 8 का है, जिसमें बोला गया है गोपियों ने नहीं, ओके, हमने थोड़ा क्वेश्चन के उत्तरों में थोड़ी गलती कर दी। बाल गोविंद भगत वाला जो है उसके बारे में, क्योंकि ये वाला तो मैंने आपको यहीं एक्सप्लेन कर दिया कि 7 का आंसर क्या होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर आप चाहें तो, कि एक तो वर्तमानकालीन क्रियाएं, ठीक है, फिर दूसरा आ जाएगा भूतकालीन, तीसरा हो जाएगा वर्तमान, और इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से उदाहरण भी आप लिख देना, ठीक है। चलिए, ये वाला जो 9th है इसको 9th बना देते हैं। ये है आपका 9th, फिर ये हो जाएगा 10th, ठीक है। तो किसके लिए? बाल गोविंद भगत के लिए कहा है कि वो क्या करते थे, कबीर को अपना साहब मानते थे और कबीर के पदों को गाते थे, उनके आदेशों पे चलते थे, खरा व्यवहार करते थे, 2 टुक बात करने में संकोच नहीं करते थे, और तो और ना ही वो किसी से झगड़ते थे। उनको किसी चीज से, मोह माया से, किसी भी चीज से उनको कोई लगाव नहीं था। नेक्स्ट आता है, इस कविता में उत्साह वाले जो है तद्वित मुस्कान है, उसके बारे में कहा है कि इस कविता में कवि ने नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया है। क्या बताया है? कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी क्या डाल दे, जान डाल दे। खेलने के लिए बाद जो वो धूल से भरा हुआ जो उनका शरीर होता है, ऐसा लगता है जैसे कि मानो कमल का जो फूल है वो तालाब को छोड़ करके उनकी झोपड़ी में आकर के खिल गया है। इस तरह से उन्होंने ये सारी बातें कही। तो आपको 2-3 लाइनें और भी इसमें आती हैं तो आप ऐड कर सकते हो, बट इतना आंसर 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11, ये हो जाएगा 12। छाया मत छूना कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर जी हैं, और छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख जो हैं दोनों ही रहते हैं। बीते हुए समय के सुख को याद करके अपने वर्तमान के दुखों को और अधिक गहरा करना किसी भी तरह से बुद्धिमानी नहीं है, और यही चीज हमको छाया मत छूना में कही गई है।
नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 12। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा तो देखा कुछ चीज हमने एक्स्ट्रा कर दी, सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर ना लिख करके उस कविता के कवि के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया। तो ये चीजें थोड़े से एलिमेंट्स हैं जो आप एक्स्ट्रा अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? काशी संस्कृति की पाठशाला है क्योंकि काशी में संगीत की एक अद्भुत परंपरा है। बड़े बड़े रसिक कंठ जो है महाराज भी यहीं पर ही आकर के संस्कृति का पाठ उन्होंने पढ़ाया है। काशी में बाबा विश्वनाथ है, संकट मोचन हनुमान का मंदिर है, खान पान उत्सव एवं अन्य सामाजिक परंपराएं जो हैं वो काशी में विद्यमान है, इसीलिए काशी क्या है? संस्कृति की पाठशाला है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न विधियों, प्रविधियों, उपकरणों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं को जन्म दिया है और ये सब क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, मतलब एक से दूसरे की तरफ जाती रहती हैं। और इन सब के योग को हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी जब हमको कोई चीज मिलती जाती है तो हम उसे संस्कृति बोलते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे ये हमारी संस्कृति है, तो संस्कृति कैसे पता चला? आपके बड़े बुजुर्गों ने बताया, फिर उनके बड़े बुजुर्गों ने उनको बताया होगा, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती जाती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं, जिसमें आपके सारे रीति रिवाज, आपके विधि विधान, हर एक चीज आती है। हर किसी के शादी करने का तरीका अलग होता है, पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है, कोई किसी और तरीके से करता है, तो हर चीज का एक अपना रीति रिवाज है, उसको हम संस्कृति बोलते हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृति हमारे द्वारा सिखाया गया वह व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? हस्तांतरित होता रहता है। तो इस संस्कृति के चैप्टर से हमको संस्कृति के बारे में ये अंडरस्टैंडिंग मिली कि संस्कृति क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो रीति रिवाज होते हैं वो हस्तांतरित होते जाते हैं, उसी को ही हम संस्कृति कहते हैं। गॉट इट? चलिए, यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारे सारे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं। नहीं, यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 14 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन गड़बड़ हो गए, तो इधर 14 लिख देते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? स्त्रियों के ऊपर था और क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन था? देखो भाई, हम भी भूल जाते हैं ना। ये रहा, नाटकों में स्त्रियों का प्राकट बोलना उन्हें अनपढ़ होने के बराबर है, इसमें आपको उदाहरण के साथ बताना है। तो आप चाहें तो उदाहरण को पॉइंट्स में बता सकते हो, जिससे कि थोड़े से आंसर क्या हो जाएंगे? हाईलाइट हो जाएंगे। तो 14, 15, 16 देखते जाते हैं। वेयर इज द 14 नंबर क्वेश्चन? ये रहा, लेखक नाटकों में स्त्री के प्राकृत बोलने को उनके अनपढ़ होने का प्रमाण इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उस समय अधिकांश जन समुदाय जो है वो प्राकृत ही बोलता था, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि प्राकृत बोलना अनपढ़ होना है। प्राकृत ही उस समय की ज्ञान प्रचलित भाषा थी, सबसे ज्यादा प्राकृत बोला जाता था। संस्कृत का प्रयोग बहुत ही शिक्षित जो होते थे लोग वो करते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं करते हैं संस्कृत का प्रयोग वो अनपढ़ है। अनेक ग्रंथ जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, अतः प्राकृत बोलने वाले अनपढ़ नहीं हैं, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ आता है आपका कवि परिचय। तो यहाँ से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैम कवि परिचय कितना लिखें, कैसे लिखें, क्या लिखें, कैसे लिखें? तो आप 2 मार्क्स में इस तरह से अपना कवि परिचय लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या कहा है? नाम किसके बारे में कहा? सूरदास जी के बारे में। तो नाम सूरदास जी, जन्म जहां हुआ है वो लिख दीजिए, मृत्यु कब हुई थी वो लिख दिया, मृत्यु का स्थान परसोली, पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य। जो भी आपको पता है वो सारे आप पॉइंट्स में लिख रहे हो। भक्ति कैसी थी? कृष्ण भक्ति थी। ब्रह्मा का स्वरूप कैसा था? ब्रह्म का स्वरूप कैसा था? ब्रह्म का स्वरूप था सगुण। निवास स्थान कहाँ था? श्रीनाथ मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा। काव्य कृतियां कौन कौन सी थी? सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ये इनकी काव्य कृतियां थी। साहित्य में योगदान क्या है? कृष्ण की बाल लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण किया है, तो ये साहित्य में उनका योगदान है। इतना आपको लिखना ही लिखना है। उनके बारे में जो भी आपको पता है वो सारा आप पॉइंट्स में लिख दोगे। बट क्वेश्चन को अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चन देखो, परिचय देना है एवं कृतित्व संक्षेप में लिखना है। उनका कृतित्व जो है वो आपको संक्षेप में भी लिखना है। तो आपने जीवन परिचय लिख दिया, कृतित्व जो था वो भी लिख दिया, लेकिन आपको एक कृतित्व के बारे में अलग से बोला भी गया है, तो उसके लिए आप उनकी किसी एक कृति का वर्णन कर सकते हो कि यह ग्रंथ सुरसागर का सार भाग है जो अभी तक विवाद में पद स्थिति में है, किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रामाणिक कृति है। इसमें 1107 पद हैं। तो ये सुरसारावली के बारे में एक्स्ट्रा हमने उनकी एक कृति के बारे में बता दिया। तो काव्य कृतियां लिख दिया, उनकी एक कृति के बारे में हमने बता दिया। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न नंबर, इसको 14 ये 15 था ना, ये हो जाएगा 16।
नाम क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी इनका नाम है। पिता का नाम श्री फुलवंत सिंह जी हैं। जन्म हुआ था 1902 में और जन्म स्थान है ग्राम बेनीपुरी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। और शिक्षा है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद हैं। संपादन जो है वो तरुण भगत और नई धारा आदि में किया है। भाषा शैली कैसी है? व्यवहारिक, लाक्षणिक और व्यंग्यात्मक है। निधन जो हुआ था सन 1968 में हुआ था। तो ये उनके बारे में लिख दिया। अब उनकी कुछ रचनाएं जो हैं वो आप लिख दो। गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, जंजीर और दीवार, मील के पत्थर, पैरों के पंख बांधकर उड़ते चले, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक स्मरणीय प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ठीक है। उसके बाद किसी एक के बारे में आप उनके बारे में डिटेल बता सकते हो कि हिंदी लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना जो है ये एक शब्द चित्र है। ये शब्द चित्र जो है संग्रह विधा की रचना है, जिसमें लेखक ने जीवन के विविध रंगों को रेखांकित करते हुए शब्द चित्र के माध्यम से जीवन की विविधता का वर्णन किया। अब अगर आपको किसी के बारे में इतना एक्स्ट्रा नहीं पता है तो आप कुछ मत करना, ये जो प्रमुख रचनाएं हैं ना, इन प्रमुख रचनाओं को आप यहाँ पर अच्छे से हाईलाइट करके, ठीक है, बाकी सारा तो सब एक साथ लिख देना, प्रमुख रचनाएं जो हैं वो आप यहाँ पर लिख करके उनकी रचनाओं, जितनी भी रचनाएं आपको याद हैं वो सारी रचनाएं आप यहाँ लिख देना। ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है, किसी एक कृति को अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आप इस तरह से कर देना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है हमारा खंड स। तो शुरू करते हैं, वही फिर से नए पेज से आपको खंड स शुरू करना है। यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है निम्नलिखित पठित गद्यांश है, आपको उसका सप्रसंग व्याख्या करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहला जो इन दोनों में से कोई एक करना है, तो इसमें आपको चॉइस मिलेगी, कोई भी एक करना है। पहला दे रखा है फादर बुल्के संकल्प के सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध जो है महसूस होती है। वे जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी और हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य दृश्य तर्क देते हैं। अब यहाँ पे आप कैसे लिखोगे भाई? सबसे पहले आप सप्रसंग व्याख्या करनी है तो लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से लिया गया है, जो कि कौन सा चैप्टर है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लिया गया है, जिसमें फादर बुल्के के बारे में उनका चरित्र चित्रण किया गया है। अब आप इतना लिख दोगे सप्रसंग में। उसके बाद आप इसकी जो व्याख्या करोगे तो व्याख्या में क्या लिखोगे? व्याख्या में आप लिखोगे कि फादर बुल्के एक सन्यासी तो थे, लेकिन वो एक सन्यासी के साथ साथ अपने एक सन्यासी की तरह रहते थे, लेकिन उनके अंदर जो मानव के साथ जो बॉन्ड है वो बनाने की बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, क्योंकि वो कभी भी सन्यासी होते हुए भी सन्यासी की तरह नहीं रहते थे। वो सभी जिसके साथ वो एक बार रिश्ता बना लेते थे वो उसको बनाए रखते थे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो उस चीज़ को कायम रखते थे। जब कभी भी वो दिल्ली आते थे तो अपने सगे संबंधियों से मिलते थे। तो ये सब चीज़ें दिखाते हैं कि वो सन्यासी होते हुए भी, एक सन्यासी की तरह रहते हुए भी पूरी तरह से सन्यासी नहीं थे, वो हर एक चीज को मिलनसार करते हुए बनाते थे। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो इसमें आपको एक्सप्लेन, अब लिखा हुआ तो यही है, बस आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में इसको लिखना है। तो सप्रसंग लिखना है, जिसमें आपको बताना है चैप्टर कहाँ से है, किधर से लिया गया है, कौन इसके लेखक हैं। ठीक है। तो उनके लेखक कौन थे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है वो उसके लेखक हैं, तो उसका नाम भी आप लिख देना। चैप्टर कौन सा है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। नेक्स्ट ये वाला है, इन दोनों में से कोई भी एक करना है। अब ये वाला जो है, आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ये वाला जो है ये आपका लड़की वाला है, बिना संकोच झिझक के। तो ये चैप्टर का ये वाला कहाँ से लिया गया? ये है आपका एक कहानी यह भी से लिया गया है, जिसकी लेखिका कौन थी? मनु भंडारी थी। और उन्होंने किसके बारे में बताया? उन्होंने अपने बारे में बताया है कि जब वो जिस उम्र में थी, जो उनका भाषण था उसको सुनकर के जो डॉक्टर साहब थे उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हजारों की भीड़ में जो है वो निडर होकर के बिना झिझक के भाषण दे रही थी। और उनकी इन चीज़ों को जब वो उनके पिता के पास जब डॉक्टर साहब गए तो वहां से उनके पिता को, किनको? मनु भंडारी के पिता को ये पता चला कि मेरी बेटी जो है, जिसको मैं नॉर्मल समझता था लेकिन उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि राजनीतिक जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उनकी बेटी में विद्यमान है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। और कितने मार्क्स का है? ये 3 मार्क्स का है। तो 1 मार्क्स आपका सप्रसंग का है, 2 मार्क्स आपकी व्याख्या के हैं। तो सप्रसंग अच्छे से लिखोगे, मिल जाएगा 1 नंबर। फिर व्याख्या लिखोगे, व्याख्या करोगे, 2 मार्क्स उसके मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है आपका एक पठित पद्यांश भी आएगा, उसमें भी आपको चॉइस मिलेंगी दोनों में से कोई एक आपको करना है।
पहला दे रखा है, इसकी मैंने आपको व्याख्या करवाई है। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधी दधी को सो अधिकाय उमंगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, ये देव वाले चैप्टर से आपको यहाँ से हिंट मिल गया। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। नेक्स्ट है बादल गरजो घेर घर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले गुंगराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो देखो इन दोनों में से मुझे आई थिंक लगता है कि आपको ये ज़्यादा इजी लगेगा। तो दोनों में से जो भी आपको लगता है पढ़ के आप देखना कि कौन सा आपको सही लगता है, उसको आपको करना है। देखते हैं। तो सबसे पहला जो पद्यांश है उसकी देखिए। प्रस्तुत जो सप्रसंग व्याख्या अगर आपको करनी है तो प्रस्तुत पद रीतिकालीन कवि देव के द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने चांदनी रात की आभा को अति सुंदर ढंग से प्रकट किया है। कवि ने वास्तव में इसके माध्यम से राधा के रूप सौंदर्य को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। व्याख्या करते हुए क्या है, अमृत की धवलता और उज्ज्वलता वाले भवन को स्फटिक की शिलाओं से इस प्रकार बनाया गया है कि उसमें दही के समुद्र की तरंगों सा अपार आनंद उमड़ रहा है। देव कवि कहते हैं कि भवन बाहर से भीतर तक ऐसा लगता है चांदनी की उज्ज्वलता से इस प्रकार भरा हुआ है कि उसकी दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही हैं। दूध के झाग जैसी उज्ज्वलता सारे गगन और फर्श के रूप में बने ऊंचे स्थान पर फैली हुई है। नेक्स्ट वाला जो है उसके लिए प्रसंग क्या है, प्रस्तुत कविता उत्साह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित की गई है, जिसके रचयिता कौन है, सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कवि ने अपनी कविता में बादलों का आह्वान किया है और पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करा है। उन्होंने बादलों को नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी माना है। व्याख्या की बात करें, कवि बादलों से गरज बरस कर सारे संसार को नया जीवन देने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि ओ बादल तुम गरजो, तुम सारे आकाश को घेर कर मूसलाधार वर्षा करो, घनघोर बरसो हे बादल तुम अत्यंत सुंदर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा स्वरूप सुंदर काले घुंघराले वालों के समान है और तुम अबोध बालक की मधुर कल्पना के समान पाले गए हो। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं आपको रीड करके बता रही हूँ कि इसमें किस तरह से आपको व्याख्या करनी है। तुम हृदय में बिजली की शोभा धारण करने वाले हो, नवजीवन की सृष्टि करने वाले हो, तुम जल रूपी नया जीवन देने वाले हो, तुम्हारे भीतर वज्रपात करने की अपार शक्ति छिपी हुई है, तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा और जीवन प्रदान कर दो, बादलों तुम गरजो, सब में नया जीवन भर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक पद्यांश आएगा पठित और एक गद्यांश आएगा, दोनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके व्याख्या करनी है सप्रसंग। ये भी 3 मार्क्स का ही था आई थिंक, हाँ ये भी 3 मार्क्स का ही है। तो दोनों में से एक करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। चॉइस क्या मिलेगी, दोनों में से कोई एक करना है। पहला कहा है लक्ष्मण और परशुराम के मध्य हुए संवाद को उदाहरण सहित बताना है, 3 मार्क्स का है। या फिर आपको आत्मकथ्य कविता के मूल भाव को पर विस्तृत प्रकाश डालना है। दोनों में से जो भी आपको सही लगता है आपको उसको करना है। मैंने आपको दोनों ही करवा दिए। आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन में दुर्बलताओं कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। जब हम आत्मकथा लिखते हैं तो उसमें हमारी जो भी कमियां होती हैं, जो भी हमारे पॉजिटिव, सब चीजें हमको लिखनी होती हैं। कवि स्वयं को क्या कहता है, इतना सामान्य मानता है, वो कहता है कि आत्मकथा मेरे को लिखने का कोई ऐसा दिखता नहीं कि हाँ मुझे अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही सिंपल मानता हूं। कवि अपने व्यक्तित्व अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन का क्या नहीं बनवाना चाहता था, उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए वो आत्मकथा लिखने के खिलाफ था। ठीक है, दूसरा है लक्ष्मण और परशुराम के संवाद, दोनों में से एक करना है, दोनों ही दिखा देती हूँ। तो लक्ष्मण और परशुराम संवाद में जब प्रभु श्री राम जो है शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं तो इसकी सूचना जो है परशुराम जी को मिल जाती है और वो क्रोधित होकर के आ जाते हैं जनक की सभा में, और वहां आकर के वे राम को भला बुरा कहने लगते हैं। तब लक्ष्मण जो है उनसे रहा नहीं जाता और फिर वो परशुराम जी का मजाक उड़ाने लगते हैं और उन्हें कटु वचनों में शिक्षा देने लगते हैं। इस संवाद पर शील, क्रोध और संयम और वीरता का बखान होता है और बाद में श्री राम जो है लक्ष्मण का क्रोध जो है वो शांत करते हैं। अब आप उसमें उदाहरण लिख देना कि वो बोलते हैं कि मेरे अंदर सहस्त्र बाहों का बल है और मैं ना काफ़ी लोगों को, जो ऋषि मुनि हैं उनको मैं क्या करता हूँ, ऋषि मुनियों को मैं देवताओं के अत्याचारों से उनको मैंने हटाया है और ये भूमि जो है मैंने ब्राह्मणों को दी है। तो ये वाले उदाहरण आप उसमें लिख सकते हो। तो ये हो गया लक्ष्मण संवाद वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20।
नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताना है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, क्योंकि उनका जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति के प्रति जो उनका लगाव था, जो उस चीज को देखते थे, उनका बार बार उनका चश्मा चेंज करते थे, तो इस चीज से हमको लगता है कि शायद वो एक सेनानी रहे होंगे या फिर वो एक अच्छे देशभक्त है, इस वजह से वो इस तरह से इस भाव से जुड़े हुए थे। दूसरा है, अब इन दोनों में से भी एक ही करना है, या तो फिर एक कहानी ये भी कि पाठ मनु भंडारी के साधारण लड़की से असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट करता है। समझाइए कि भाई वो एक सामान्य से साधारण से एक असाधारण टाइप की लड़की बन जाती है, कि एक सिंपल लड़की क्या होती है, घर के काम वाम करती है, लेकिन वो एक असाधारण लड़की थी जो नारेबाजी करती थी, रेडिया निकालती थी, हुड़दंग करती थी, मतलब ये सारी चीज़ें वो करती थी। तो दो अलग अलग चीज़ें थी। तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, तो सुभाष चंद्र का सम्मान करता था, वह सुभाष चंद्र बोस जी के बिना जो है उनकी मूर्ति को देख करके आहत था, इसलिए अपनी ओर से वो एक चश्मा जो है नेताजी की मूर्ति पर लगाया करता था। उसकी इस भावना को देख करके लोग उसको क्या कहते हैं कि शायद वो सुभाष चंद्र बोस जी का क्या होगा, साथी होगा या सेना का कैप्टन होगा, इस तरह से वो उसको कैप्टन कह करके बुलाते थे। नेक्स्ट कहानी वाले में लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों का प्रकट किया है। सन 40, 60, 47 की आज़ादी की आंधी में मनु जी जो है वो अछूती नहीं रही हैं। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से भागीदारी की है, उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है, और इन सभी के कारण वो एक साधारण लड़की ना होते हुए असाधारण सी दिखती हैं। तो ये था मनु भंडारी के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे 3 खंड जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। खंड अ हो गया, ब हो गया, स हो गया। अब बात करेंगे खंड द की। ठीक है, तो खंड द क्या है? सबसे पहले आपको एक निबंध लिखने को मिलेगा जो कि 4 मार्क्स का होगा, और आपको 4 निबंध मिलेंगे, और 4 में से कोई एक करना है, जिसमें भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। तो मातृभाषा और उसका महत्व पर मैंने एक आपको करवा दिया है, इसके ऊपर मातृभाषा के ऊपर। तो आपको मातृभाषा का अर्थ और उसकी परिभाषा बतानी है, रचनात्मक विकास में मातृभाषा का योगदान बताना है, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को बताना है, और उपसंहार यानी कि निष्कर्ष बताना है। ठीक है, तो मातृभाषा का अर्थ और हम परिभाषा को अगर देखें तो मातृभाषा का अर्थ होता है वह भाषा जो मनुष्य जन्म लेने के बाद से ही बोलना सीखता है या शुरू करता है, वो हमारी मातृभाषा होती है। मातृभाषा व्यक्ति की सामाजिक भाषाई पहचान को बताता है, सामाजिक, ठीक है, भाषाई पहचान को दर्शाता है। अपनी मातृभाषा से जुड़कर ही व्यक्ति अपनी धरोहर से जुड़ता है। भाई मातृभाषा मदर टंग बोलते हैं ना, तो मदर टंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वही बच्चे को सबसे पहले दी जाती है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न मातृभाषा जो है अनूठी है और समस्त स्वरस से पूर्ण है। अपनी सभ्यता के लिए ये भाषाएं बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रमुख है। तो ये भाषाओं का अर्थ और उसकी परिभाषा हो गई। रचनात्मक विकास के में मातृभाषा का योगदान, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। अगर आपको किसी की उक्ति पता है तो आप वो लिख सकते हैं कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटर न हिय के सूल। मतलब कि मातृभाषा के बिना किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। हम मातृभाषा के महत्व को इस रूप में समझ सकते हैं कि अगर हमको पालने वाली माँ होती है तो हमारी भाषा भी हमारी क्या है, माँ है। हमको पालने का कार्य हमारी मातृभाषा भी करती है। इसलिए भारतेंदु जी ने माँ और मातृभाषा को क्या बोला है, बिल्कुल बराबर का दर्जा दिया है। अब आता है मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। तो यूं तो भारत देश की विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पर आपको विभिन्न अनेक भाषाएं जो है मिलेंगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है, और 2011 की गणना के अनुसार लगभग 43.7% लोग जो हैं वो हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। आज के समय में हिंदी का प्रयोग हर क्षेत्र में उन्नत स्तर पर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अधिकतर लोग अन्य देशों की भाषाओं को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि अंग्रेजी। अब इसमें राष्ट्रभाषा वाला पॉइंट है वो भी आप डाल देना कि जो हमारी जो हिंदी है वो क्या है, एक मातृभाषा है, एक राजभाषा है, लेकिन वो एक राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा अभी तक कोई भी नहीं है। हिंदी भाषा जो है वो हमारी राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। उपसंहार में क्या बात करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, तो मातृभाषा हमारी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का एक जरिया होता है, लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, मातृभाषा का संरक्षण ना मिलने के कारण 5 दशकों से अब तक लगभग 50 मातृभाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। जो मातृभाषा जो लोग बोलते हैं उसमें कम से कम 50 जो है वो मातृभाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। कब, अब तक मतलब बताया जा रहा है।
तो मातृभाषा के अस्तित्व को बचाने के लिए और तथा सभी को अपनी अपनी मातृभाषा की उन्नति की लौ जलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस पर आप बताओगे। अब हिंदी जो है वो उसके बारे में बताओगे तो हिंदी के लिए बता देना कि हिंदी दिवस हम मनाते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा एक निबंध। दूसरे निबंध के बारे में आपको थोड़ी सी हिंट बता देती हूँ। नेक्स्ट निबंध है आपका मेरा प्रिय नेता। कोई भी एक करना है, तो नेता के बारे में जो भी आपको प्रिय नेता हो उसके बारे में आप लिख देना अगर आपका कोई प्रिय है तो। राजनीति की परिभाषा बता देना क्या होता है, नाम बता देना नेता का और उनका परिचय बताना है। प्रिय नेता का आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा है, आपने उनसे क्या सीखा है, वो रिलेटेड आप उसमें बता सकते हो। नेक्स्ट आता है अविस्मरणीय यात्रा। कोई यात्रा जो है उसके बारे में लिख सकते हो। तो अपना परिचय देना है कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ यात्रा करने के लिए। आपके द्वारा की गई जो यात्रा है उसके बारे में बताना है कि कहाँ से कैसे गए, किधर गए, फिर कौन से स्टेशन उतरे, फिर वहाँ से कैसे गए, कौन सी ट्रेन में बैठे, किस दिन गए। आपकी अविस्मरणीय यात्रा का वर्णन आपको पूरे अच्छे से करना है। आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब भी कभी हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां से आप कुछ ना कुछ सीख कर आते हो, इसलिए हमको ट्रैवल जरूर करना चाहिए, मतलब बाहर निकलना चाहिए, घर के अंदर नहीं। ऐसा नहीं होता है कि घर के अंदर बैठेंगे तो हम सही है, नहीं, आपको थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, वहां से आपको दुनियादारी की समझ मिलती है। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 22, स्वयं को आपको क्या मानना है। आदर्श नगर जो है उसके बीकानेर के नीरव, अपने आप को नीरव मानते हुए अशोकनगर जयपुर निवासी अपने मित्र को, किसको करना है, अपने मित्र को शादी में बुलाने, बहन की शादी में बुलाने के लिए आपको निमंत्रण पत्र लिखना है। दूसरा इन दोनों में से आपको एक करना है। कितने मार्क्स का है ये, 4 मार्क्स का है। और दूसरा है अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय का पद, ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। प्रधानाचार्य लिखा है तो आप प्रधानाचार्य जी लिखेंगे, राइट। प्रधानाचार्य लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान से करना। अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के कारण कोई अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्ष अध्ययन की वस्तु स्थिति से अवगत कराना है। मैंने ये वाला किया, मैं आपको समझा देती हूँ उसको आप कैसे करोगे। स्कूल का नेम लिख देना कोई भी, क्योंकि दिया हुआ नहीं तो आप कोई भी नाम लिख देना। प्रधानाचार्य जी लिखना, महोदया लिखना, महोदय ना लिख के महोदया लिखना। और इसमें कंटेंट क्या डालोगे कि आप कंटेंट ये डालोगे कि भाई अंग्रेजी का पद यानी अंग्रेजी की अध्यापिका न होने से हम विद्यार्थियों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि फाइनल एग्जाम जो हैं वो करीब हैं और हमको अध्ययन से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। अतः आप जल्द से जल्द जो है अंग्रेजी की अध्यापिका लाएं, जिससे हमारी जो हमारी तैयारी है, पढ़ाई जो है वो नियमित तौर पर चल सके। तो इस तरह से आप अपने पत्र को लिखेंगे। ठीक है, अब मैं ये वाला ऊपर वाला बताती हूँ उसको कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे 26, ये मैंने मन से एड्रेस लिखा है क्योंकि पूरा नहीं पता है, सिर्फ इतना पता था अशोकनगर पता था, लेकिन उसके लिए हमको अशोकनगर में क्या सेक्टर फैक्टर कुछ तो लिखना। तो 26 अशोकनगर जयपुर। दिनांक लिखी प्रिय मित्र महेश। ये जानकर तुम्हें खुशी होगी कि मेरी बहन की शादी तय हो गई है। बहन कोमल की शादी जो है 2 मार्च 2023 में है। मैंने अपने पुराने स्कूल के सभी मित्रों को बुलाया है और तुम्हें भी आना है ताकि दोस्तों से एक बार मिलने का मौका मिल सके। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिन पहले ही आ जाना मेरी सहायता करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला हूँ। यदि तुम जल्दी आ जाते हो तो मेरा काम करने में मदद हो जाएगी। इसके अलावा तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र मित्र हो, ताकि सामने वाले को लगेगा कि अरे यार उसने मुझे कितना दिल से बुलाया, उसको मेरे ऊपर इतना ज़्यादा फेथ है, तो वो कैसे भी करके आएगा। तो आपको सामने वाले को बिल्कुल अपनापन दिखाते हुए आपको दिखाना है। अपने माता पिता और भैया को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा प्रिय मित्र नीरव। ठीक है, तो इस तरह से आप पत्र लिखेंगे। नेक्स्ट अब आता है आपका विज्ञापन लेखन। दोनों में से किसी एक पर आपको विज्ञापन लिखना है। क्या है, नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है, या फिर आपके विद्यालय में SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। तो देखो भाई ये वाला अगर लिखोगे तो आप सबसे पहले क्या करते हो, विज्ञापन के लिए एक बॉक्स बनाओगे। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे नव अंकुर। नव अंकुर विधवा महिला संस्थान जयपुर। ठीक है, यहां पर इसको थोड़ा सेंटर में लिख देना। यहां पर आप ऐसे ऐसे करके बना देना थोड़ा सा कुछ,
यहाँ पे लिख देना ऑफर, सेल, कुछ भी। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हो? कारपेट की बिक्री हेतु, तो आप यहां लिखेंगे, सबसे पहले आप इधर कारपेट बना देना, दूसरी डिजाइन का बना देना, 2-3 डिजाइन बना देना। ठीक है, ठीक है। अब यहां आप क्या करेंगे, स्टार बना करके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे ताकि सामने वाला आपकी दुकान पर आए। तो क्या लिखेंगे, कम कीमतों पर उपलब्ध अच्छे डिजाइन, अच्छे डिजाइन और कीमत हो गया अच्छे डिजाइन। अगर आप कारपेट लेने जाओगे तो आपको फैब्रिक भी अच्छा चाहिए ना, तो आप लिखेंगे, ठीक है, कम कीमतों पर उपलब्ध, ताकि लोग आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। अच्छे डिजाइन होने चाहिए, तो अच्छे डिजाइन होंगे तो आएंगे। और क्या लिख सकते हो, और जो आपको कपड़ा लिख सकते हो कि अच्छा कपड़ा मिल सकता है तो वो लिख सकते हो। और बस इतना लिख देना। उसके बाद आप क्या लिखना, पता लिख देना यहाँ पर, ठीक है, और मोबाइल नंबर लिख देना, सॉरी, मोबाइल नंबर लिख देना। और क्या लिख सकते हो, मोबाइल नंबर लिख दिया या फ़ोन नंबर लिख देना, कुछ भी लिख देना। ठीक है, मोबाइल नंबर लिख दिया, फ़ोन नंबर लिख दिया। अब आप जो ऑफ़र दे रहे हो वो ऑफ़र आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि 10% छूट। तो ये देख करके सामने वाला आएगा, अच्छा अच्छे डिज़ाइन है, कम कीमत पर है, प्लस 10% छूट भी है, तो ये भी सामने वाले को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर आप पूरा पता लिखोगे, यहाँ मोबाइल नंबर लिख दोगे, तो ये हो जाए। पता में कैसे लिखोगे, शॉप नंबर लिखोगे, फिर जो सोसाइटी, जो नगर है, जो भी जगह है, उस मार्केट का नाम लिखोगे, कहाँ कौन से नगर में है वो लिखोगे। लास्ट में जो बड़ा शहर है, जो भी, जैसे मान लो अजमेर है, तो कैसे लिखोगे, शॉप दुकान नंबर 302, उसके बाद लिखोगे चूड़ी बाज़ार, कहाँ पर, चूड़ी बाज़ार अजमेर राजस्थान, ऐसे करके आप एड्रेस लिखोगे। सामने वाला पढ़ के समझ जाएगा, अच्छा ठीक है। ऐसे ही SUPW के लिए भी आप क्या लिखोगे, SUPW लिखोगे। वहाँ पे उपयोगी वस्तु से बनाने के लिए तो लिख सकते हो भाई कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं। तो भाई पेपर से हम फोटो फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, और ग्लासेस से हम कुछ कुछ बनाते हैं। तो जो भी आप SUPW में जो जो अच्छी अलग जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, उनसे बहुत अच्छी वाली रीयूज़ करके कोई चीज़ बना सकते हो। तो उसके बारे में आप क्रिएटिव करके यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिख दोगे। क्या क्या बन रहा है उसकी पिक्चर्स आप लिख सकते हो। तो जितना अच्छा आप इसको प्रेजेंटेबल बना सकते हो, जितना अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जितनी अच्छी आप इसमें पिक्चर्स डाल सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। बेसिक चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से विज्ञापन लिखना है, ठीक है। तो ये हो गए, दोनों में से कोई एक करना है, ये करो, कोई भी आपको एक विज्ञापन लिखना है। तो यहीं पर ही हमारा जो है वो मॉडल पेपर कंप्लीट होता है राजस्थान बोर्ड का, जहां पे हमने सारे क्वेश्चंस को समझा। तो आपको यहां से एक चीज़ समझ में आ गई कि हमको क्या करना है भाई, हमको जो आपका लिटरेचर पार्ट है उसको अच्छे से करना है, क्योंकि 46 मार्क्स के क्वेश्चन आपको वहां से मिलने वाले हैं। तो उसको आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस देखने हैं, आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।